नमस्कार। जय हिंद सभी मेरे प्यारे साथियों को। आज अपनी भारतीय अर्थशास्त्र की पहली क्लास है। ये क्लास मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, मतलब डेमो क्लास है। होता ही है विद्यार्थियों में कि गुरुजी कैसे इकोनॉमिक पढ़ाएंगे, तो वो हमें देखना है। और एप्लीकेशन के अंदर भी आप अभी देख रहे हैं जो साथी, उनको ये दिख रहा होगा कि ये फ्री चल रही है क्लासें। तो शुरू की 2-3 क्लासें आप जो है डेमो के रूप में देख सकते हो कि आगे हमें कैसे पढ़ाएंगे। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो इकोनॉमिक वॉरियर बेस शुरू किया है, इसमें नया सिलेबस के आधार पर आपको पूरा हम पढ़ाएंगे। और यहां पर आपको ये भारतीय अर्थशास्त्र के टॉपिक देखने को मिल गए। अब ये टॉपिक जो है, जो हटा दिए टॉपिक वो हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपको बता दिए कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। अब यहां हमारे सामने जो पहला टॉपिक है वो है मांग और पूर्ति की मूल अवधारणाएं। पहले टॉपिक से चलेंगे, क्रम से चलेंगे, कोई ऐसे नहीं यहां से उठाया बीच में से उठाया। उसके बाद राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, फिर आर्थिक वृद्धि और विकास, मुद्रा का अर्थ और कार्य, ये सब चीजें अपन जो है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है, उसमें मांग और पूर्ति की मूल अवधारणा, ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो ये हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे अपने ऐप के अंदर। आप सभी साथी जो है वो हेडिंग लगाओ, मांग और पूर्ति की मूल अवधारणाएं। सभी मेरे प्यारे साथी हेडिंग लगाएंगे क्या? मांग और पूर्ति की मूल अवधारणाएं। मांग व पूर्ति की मूल अवधारणाएं। मूल मांग व पूर्ति की मूल अवधारणाएं, ये टॉपिक रहने वाला है। ध्यान से सुनना, शुरू में मैं जो बात बताऊंगा इससे प्रश्न दो आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। दो प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मूल कह दो या मूलभूत अवधारणा कह दो, एक ही बात है। देखो, आपको देख आज के टाइम में देखने को यह मिलेगा कि जो इंसान है उसकी असीमित इच्छाएं हैं, लेकिन पैसा इंसान के पास जो है वो सीमित है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंसान जो है उसकी, पहले इस चीजों को समझो, मैं टॉपिक पे कैसे आऊंगा देखना। अच्छा, अब देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं आपको ये लगेगा कि गुरुजी बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। अब इसमें हमने कौन सी विधि का उपयोग किया है वो भी आपको बताएंगे। देखो, असीमित इच्छाएं हैं इंसान की। क्या है? असीमित जो है वो इच्छाएं हैं। इनका कंपटीशन रहता है सीमित पैसों के साथ। सीमित पैसा, इंसान के पास जो पैसा है वो क्या है? सीमित है। सीमित है लेकिन असीमित इच्छाएं हैं। जैसे अब अपने मन में तो आ बात आवे कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूं। कभी कभी ये आता है कि मेरे पास महंगी करोड़ों की गाड़ियां होनी चाहिए, करोड़ों का अच्छा बंगला होना चाहिए, फार्म हाउस होना चाहिए, सुबह खाने के लिए मेरे पास ये आइटम होना चाहिए, रात को ये होना चाहिए, 2-3 लोग हो जो मेरी सेवा करें, आगे पीछे चमचे हो मेरे, एक मेरा असिस्टेंट हो जो फोन भी उठा कर दे, ये लो सर फोन आया है। ये तो इच्छाएं हैं। लेकिन भाई साहब ये असीमित इच्छाएं हैं। इतना पैसा है नहीं, सीमित पैसा है। लेकिन हमारे पास जो पैसा है वो क्या है? सीमित है। हमारे पास पैसा जो है वो सीमित है, लेकिन इच्छाएं जो है वो असीमित है। इंसान की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, उसे ही अपने असीमित इच्छाएं बोलते हैं। ये बात बहुत ही शानदार है, और इस टॉपिक के बारे में आप अपने जीवन में उतार कर इसको समझोगे तो आपको पता लगेगा यार ये बात सही कह रहे हैं। इसलिए जितने दिन हैं उन्हें बेहतर ढंग से जो है हम जी लेते हैं। तो इंसान की इच्छाएं इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। लेकिन पैसा जो है वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि देखो, ये जो बात है ना असीमित इच्छाओं वाली, तो ये देखो, अब आप, एक टाइम था जब 10,000 रुपए महीने कमा रहे थे, आज 1 लाख कमा रहे हो। तो भी अब मैंने ऐसे कर रहा है कि मैं एक दिन का 1 लाख कमाऊं। कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करोगे तो एक दिन का 1 लाख भी कमाओगे। फिर आपकी इच्छाएं जैसे जैसे आप कमाने लग जाते हो ज्यादा, वैसे वैसे इच्छाएं जो है वो बढ़ने लग जाती हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि इंसान की जो है वो इच्छाएं क्या है? असीमित है। इन दो शब्दों का मतलब समझे आप, बस इसको दिमाग में रखना। अब आगे 3 शब्द आते हैं। 3 शब्द आपको समझने। एक शब्द आपके सामने आएगा इच्छा। अभी जो हम इच्छा इच्छा बार बार पढ़ रहे हैं, एक तो शब्द आएगा ये। एक शब्द आएगा आपके पास आवश्यकता। एक आपके पास शब्द क्या आएगा? आवश्यकता। और एक जो शब्द आएगा वो आएगा मांग। तो गुरुजी वाह, किस प्रकार से आप मांग पर लाए हो हमें। अब मुझे यहां पर बीएड याद आ गई। बीएड में हमें ये कहा करते थे, पढ़ाया करते थे ना,
कि पहले आप जो है वो उस टॉपिक पर आओ, उससे पहले कुछ बातें बताओ, ताकि ये इंटरेस्टिंग बनेगा और समझ में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो उस कंडीशन के आधार पर ये टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा पूरा, बहुत सरल भाषा में समझ में आ जाएगा ये आपको। सबसे पहले इच्छा क्या होती है, इसकी अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप क्या कहोगे? यही बोलोगे बस किसी चीज को पाने की मन में हो, किसी चीज को पाने की मन में हो, वो इच्छा है। पाने की मन में हो, मन में हो, बस वो इच्छा है हमारी। अब अपने कहते हैं ना कई बार, मेरी इच्छा ऐसे है कि मैं गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहता हूं। जब कभी मैं बना कि मेरे पास खूब पैसा आया जो भी, तो मैं गरीब लोगों में एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो डोनेट करूंगा या लगाऊंगा, खर्च करूंगा। तो कईयों की इच्छा ऐसी होती है, तो वो क्या है, आपकी इच्छा है। कई लोगों की इच्छा ये होती है कि मैं भारत की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठूं, जैसे अब आईएएस वगैरह एग्जाम है, तो वो उस प्रकार की मेहनत करते हैं और वो गद्दी मेहनत करेंगे तो पा लेंगे। तो ये उसकी क्या इच्छा, इच्छाएं पूरी होती हैं, पूरा करने वाला चाहिए। फिर हम बात करेंगे आवश्यकता। जब इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास पैसे हो, जब इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास पैसे हो और उन्हें खर्च करने को लिए तैयार हो, वो आपकी आवश्यकता होगी। समझ में आ गई बात? यानी समझो ध्यान से बात, जब ये जो इच्छा है, ये जुड़ा हुआ शब्द है इससे, इच्छा पूरी करने के लिए, पूरी करने के लिए आपके पास पैसा हो, आपके पास पैसा हो, पैसा हो और पैसा हो और उसे खर्च करने की, खर्च करने की ताकत हो या क्षमता हो, तो उसे अपने बोलते हैं आवश्यकता। जैसे गुरुजी ये बताओ आप, जैसे मेरी बात सुनो, अब अपन बात करते हैं, जैसे जैसे मान के चलो आपको एक कार चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, कार। अब कार में आपकी आवश्यकता ऐसी है कि आपको घर से जो ऑफिस चलना है, ऑफिस से घर आना है, लेकिन आप उस क्षेत्र में रह रहे हो जहां बारिश वगैरह कभी भी हो सकती है, लेकिन ऑफिस आप डिले नहीं कर सकते। अब बाइक पे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप कार से, हाउस से, यानी ये हो गया आपका हाउस और ये हो गया आपका ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कार। तो आप, अब ये कार आपकी क्या है, ये आवश्यकता है। अब इस कार को खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना भी चाहिए, और ये पैसा होने से बड़ी बात नहीं है, खर्च करने की ताकत भी होनी चाहिए। खर्च करने, कई अपने देखता हुआ कई कंजूसपना करते हैं। कंजूस ये शब्द जो है वो मांग के अंदर नहीं आता, ये बात भी याद रखना मेरी। कंजूस शब्द जो है मांग के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको जैसे कार लेनी है, तो उस कार को खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और उससे बड़ी बात है कि वो आपके पास ताकत होनी चाहिए, यानी जेब में पैसा है, आप उसको लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, लगा रहे हो, वही आपकी क्या है, आवश्यकता है। वही आपकी क्या है मेरे भाई, आवश्यकता है। अपने कहते ना मुझे इस चीज की आवश्यकता है तो मंगवा लो। अब जैसे हमने एक माइक मंगवाया, ये भी आप देख रहे हो, ये लगा हुआ, ठीक है, हमें आवश्यकता थी इसकी, तो हमारे पास पैसा भी था और इसको इसको मंगवाने की ताकत थी तो मंगवा लिया, वरना इतने दिन पहले वो यहाँ वाले चला ही रहे थे काम। तो ये आवश्यकता थी, इसको हमने पूरा कर दिया। तो ये होती है क्या मेरे भाई, आवश्यकता। अब जैसे मान लो आपको किताब लानी है कोई, और उसके लिए आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन खर्च करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, तब वो आपको जो वो मिलती है, वो आपकी आवश्यकता है, वो आपको आगे सफल भी बनाएगी, ये बात याद रखना। जी सर। अब शब्द आता है हमारे पास एक मांग। मांग क्या है, जब आप एक निश्चित समय पर, क्या बोल रहा हूं मैं, आप यहां पर ये बात समझना ध्यान से, जब आप जब आप एक निश्चित समय पर, जब आप एक निश्चित समय पर और एक निश्चित कीमत पर वह चीज खरीदते हैं, उसे मांग बोलते हैं। और निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत पर कोई चीज खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। यह बात सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई, मांग क्या है। जब आप एक निश्चित समय में, यानी समय के अंदर रहते
और उसकी कीमत यानी निश्चित हो गई है इतनी, और उसे आप खरीद लेते हो, तो वो क्या है? वो है मांग। तो निश्चित समय में निश्चित कीमत के अंदर खरीदी गई जो वस्तु है उसे क्या बोलेंगे? मांग। उसे क्या बोलते हैं? मांग कहते हैं। अभी भी समझ नहीं आया तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ो तो मांग समझ जाओगे। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं यहां मांग शब्द को। पहले मांग पढ़ेंगे, अच्छे शानदार तरीके से मांग के बारे में जानेंगे। यहां से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे जो परीक्षा में बनते हैं। चलिए, अब आप आगे हेडिंग लगाओगे, मांग के जरूरी तत्व 3 होते हैं। अभी हमारे सामने एक शब्द आया मांग, तो मांग के जरूरी कितने तत्व होते हैं? 3। मांग के जरूरी तत्व है कितने? 3। याद रख लेना, मांग के जरूरी तत्व जो है वो कितने हैं? 3। यानी किसी चीज को मांग तब कहेंगे जब उसके अंदर ये 3 चीजें इंक्लूड होंगी, वरना मांग नहीं कहलाएगी। तो मांग के जरूरी 3 तत्व कौन कौन से हैं वो देखो। नंबर 1 पर देखो, मांग के लिए आपके पास होनी चाहिए इच्छा। अब इच्छा क्या है, इसलिए मैंने पहले समझाया था, क्योंकि ये शब्द बार बार आते। तो अब आपको इच्छा पता है क्या है, कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं ये कर लूं, है तो सही इच्छा, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास साधन है या नहीं है। साधन का मतलब मुद्रा से आप यहां ले सकते हो, रुपया से आप यहां पर डील कर सकते हो। और 3 नंबर आएगी तत्परता। तत्परता का मतलब होता है उसे तुरंत खरीदने की आपके अंदर ताकत, खर्च करने की ताकत। अगर ये चीजें 3 इंक्लूड हैं उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मांग। इच्छा, इच्छा की अगर मैं आपको बता दिया, वस्तु को पाने की चाहत इच्छा कहलाती है। क्या भाई मेरे? वस्तु को पाने की चाहत, पाने की चाहत क्या कहलाती है? इच्छा। तो मांग, कोई चीज की मांग, जैसे आपको, आपने बहुत ज्यादा ये मैसेज किया, गुरुजी इकोनॉमिक्स का कोर्स लाओ, कोर्स लाओ, ये आपकी मांग थी, आपकी इच्छा थी। अब हमने ये कोर्स लॉन्च किया। अब दूसरी बड़ी बात ये कि इसके पास, आपके पास मुद्रा या साधन है या नहीं है, वो होना जरूरी है। इसे खरीदने के लिए जेब में पैसा होना, उसे साधन बोलते हैं। उसे खरीदने के लिए, खरीदने के लिए जेब में पैसा होना, जेब में पैसा होना, ठीक है। और 3 नंबर तत्परता, इसका मतलब होता है खर्च करने की ताकत, है ना। सीधा लिख लो यहां पर, खर्च करने की आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। अगर ये 3 तत्व इंक्लूड होंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे? मांग। तो मांग के जरूरी 3 तत्व है, इच्छा, साधन और तत्परता। आपकी इच्छा भी होना चाहिए, उस चीज को पाने की चाहत भी होनी चाहिए। फिर 2 नंबर उसके बाद साधन होना चाहिए, साधन नहीं होगा तो वो चीज नहीं मिलेगी आपको। 3 नंबर तत्परता, खर्च करने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए? हिम्मत। अगर हिम्मत भी नहीं है तो भी वह चीज आपको नहीं मिल सकती। तो 3 शब्द ये समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट लगा के नीचे लिखना, कंजूसी शब्द इसमें नहीं आता है। नोट लगा के फिर लिखा रहा हूं मैं यहां पर, कंजूसी मांग के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, कंजूसी मांग के अंदर इंक्लूड नहीं है। शामिल नहीं है। कंजूसी किसे बोलेंगे? यानी कंजूसी उसे बोलेंगे, आपके पास पैसा है, पैसा है, लेकिन खर्च करने की हिम्मत नहीं है, खर्च करने की हिम्मत नहीं है, तो आप कंजूस टाइप के कहलाओगे। और ये चीजें मांग के अंदर नहीं आती है। कंजूसी शब्द जो है, अब पूछ लेंगे मांग के निम्न में से तत्व कौन सा नहीं है? इच्छा, साधन, तत्परता, कंजूसी। तो कंजूसी शब्द जो है मांग के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात? तो ये चीज है, मांग के जरूरी कितने तत्व है? 3। इच्छा, साधन, तत्परता। इच्छा, किसी वस्तु को पाने की चाहत, फिर उसको पाने के लिए साधन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है तत्परता, यानी आपके पास खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए उस वस्तु। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी साथियों को? चलो आगे। इसके बाद मांग को लेकर एक व्यक्ति ने परिभाषा दी, उस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर बेनहम। प्रोफेसर बेनहम ने मांग की जो है वो परिभाषा क्या बताई? मांग की जो परिभाषा है
वो क्या बताई? तो प्रोफेसर बेनहेम का नाम याद करो। क्या नाम याद करना है? प्रोफेसर बेनहेम। इसने कहा किसी वस्तु की मांग तब पूरी होगी, जब पूरी मानी जाती है जब हम तीन बातों का पता लगा लें, है ना। इसने क्या कहा? इसने कहा कि किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु है, कोई वस्तु है की मांग, यानी इसकी मांग है, तो किसी वस्तु की मांग तब पूरी मानी जाती है, तब पूरी मानी जाती है, तब पूरी मानी जाती है जब हम जब हम जब हम तीन बातों के बारे में जान लें, तीन बातों का पता लगा लें, तीन बातों का पता लगा लें, तीन बातों का पता लगा लें, तब हम ये कहेंगे कि जो है वो किसी वस्तु की मांग मानी जाएगी। कितनी बातों का पता लगा लें? तीन बातों का। वो तीन बातें कौन कौन सी है? उसमें अगर हम बात करें तो नंबर एक पर जो आपके सामने बात आएगी वो ये आएगी कि कितनी मात्रा में खरीदी गई है। कोई वस्तु है, वो कितनी मात्रा में खरीदी गई है, तो यहां से पता लगता है उसकी मांग है, कितनी मात्रा में खरीदी गई है, खरीदी गई है। अब जैसे मेरी बात सुनो, अभी एक कार आ रही है बाजार में, ठीक है, डिफेंडर के सेम उसी की तरह जो वो कार आ रही है, तो उसकी मांग बहुत ज्यादा होगी। उस कार को खरीदने के लिए अब वो 4 महीने पहले बुकिंग करनी होती है, तो यानी उसकी मात्रा में कितने उसको मतलब खरीदा जा रहा है, तो हाथों हाथ वो आई और मतलब जारी है खरीदी हुई। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपना जो सेकंड ग्रेड में ये टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज 17 टेस्ट वाली, वो बहुत शानदार विद्यार्थी उसको प्रेम दिखा रहे हैं। तो यहां से पता लग रहा है उसकी क्वालिटी की, क्वालिटी भी देखी जाती है। तो मांग कब होगी चीजों की? जब उसके अंदर क्वालिटी होगी, क्वालिटी कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिक मांग जो है वो बढ़ने लग जाती है। क्वालिटी नहीं होगी तो आप कितना मर्जी ऑफर दे दो, चाहे कितना मर्जी जो है वो कम में दे दो, वो चीज वैल्यू नहीं रखती है। तो क्वालिटी होनी जरूरी है। क्वालिटी के लिए खर्चा करें तो कोई बात नहीं, विद्यार्थी देने को तैयार है, लोग देने को तैयार है, लेकिन वो क्वालिटी तो प्रोवाइड कराओ आप उसमें। अब तो कितनी मात्रा में खरीदी गई है उससे पता लगता है कि मांग है या नहीं है। नंबर दो, कितनी कीमत पर खरीदी गई है, ये भी बड़ी बात है। कितनी कीमत पर खरीदी गई है, कीमत पर खरीदी गई है, खरीदी गई है, इससे भी मांग का पता लगता है। वैसे तो नहीं है कि बिल्कुल रद्दी मतलब सस्ता माल है नहीं, बिल्कुल ही सस्ता है, तो उसके हिसाब से भी मांग बढ़ सकती है ना। तो कीमत भी मायने रखती है और मात्रा भी मायने रखती है, ठीक है। चलिए 3 नंबर, अब ये कीमत और मात्रा आगे और अब पे अच्छे से डिफाइन कर लेंगे इन चीजों को, अभी एक बार समझते रहो। 3 नंबर पे याद रखना, कब खरीदी गई है, कब खरीदी गई, ये चीज भी आपको सब में भी याद रखना है कि कब खरीदी गई है। तो मात्रा, कीमत और वो चीज कब खरीदी गई है, ये बात बोली प्रोफेसर बेन हमने कि अगर आपको पता लगाना है किसी वस्तु की मांग पूरी है तो आप तीन चीजों का पता लगाओ, कितनी मात्रा में खरीदी गई है, कीमत कितनी है, कितनी कीमत पर खरीदी गई है, और उसे कब खरीदा गया था। ये सब चीजें अगर आप पता लगा लेते हो तो आपको पता लग जाएगी इस वस्तु की मांग जो है वो कैसी है। रह जाओ ध्यान में इतनी बातें। चलिए इतनी बातें रह जाएगी, तब आपको पढ़ना है मांग का नियम। अब देखो अपने एक क्रम से पढ़ रहे हैं, मांग की परिभाषा देख ली कि मांग है क्या असल में। तो मांग यही है कि कोई चीज, मांग मतलब डिमांड है, डिमांड किसी की ज्यादा हो जाना। वो कैसे होती है? जब उसके अंदर क्वालिटी होती है, तो आप ये देखते हो कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदी जा रही है। अच्छा, उसकी कीमत कितनी है ये भी देखनी पड़ती है कि वो खरीदी गई है, उसकी कीमत कम है या ज्यादा है, और फिर कब खरीदी गई है। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, द मांग का नियम, लॉ ऑफ मांग। मांग का नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मांग का नियम। नियम यानी लॉ ऑफ मांग का मतलब क्या होता है? डिमांड। तो मांग का नियम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया मांग के नियम से, इसको याद करना है। देखो कैसे, मांग का नियम का जो रिश्ता होता है वो कीमत और वस्तु के एक दूसरे के विपरीत होता है।
कीमत और मांग के बीच जो है वो उल्टा रिश्ता होता है, ये बात याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो पहले तो आप ये लाइन लिखो, क्या कि कीमत व मांग के बीच उल्टा रिश्ता होता है। इसको समझ लेना मेरे भाई ध्यान से, उल्टा रिश्ता होता है, उल्टा रिश्ता होता है। कैसे गुरुजी? हम बात करें, अगर कोई वस्तु है, उसकी कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी या कीमत में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो उस वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मांग क्या होगी, कम होगी। ये बात याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कीमत घटी, कीमत घटी या कीमत में कमी हुई, तो मांग में क्या हो जाएगी, मांग में वृद्धि हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना ध्यान से। अगर कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी तो मांग में क्या देखने को मिलेगी, कमी। अगर कीमत में यहां कमी हुई तो मांग में क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलती है आपको। ये नियम फेल भी हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे ये नियम कब फेल हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बार इतनी बात याद रखो, इतना समझो कि कीमत बढ़ी तो मांग में कमी होती है, कीमत घटी तो मांग में कमी होती है। अब आपको कीमत भी पता और मांग भी पता क्या होती है। अब जैसे मान के चलिएगा, ये जो हमने माइक मंगवाया है, ये माइक जो मंगवाया है वो रेट दिखा रहा था अमेजोन पे 38,000 रुपये। तो ऐसे में हम देख रहे थे ऑफर आए कब आए, तो 26 जनवरी पर इसके ऊपर जो ऑफर आया हुआ था, तो जिसमें 60% जो इसमें डिस्काउंट मिल गया हमें, तो हमने हाथों हाथ मंगवा लिया। मंगवाना तो पहले भी था, लेकिन जैसे 60% डिस्काउंट मिला, उस समय हमने नहीं, भारत में पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको इसकी आवश्यकता थी, इसको मंगवाना चाहते थे, लेकिन पहले कीमत ज्यादा थी तो मंगवा नहीं रहे थे, ऑफर आते ही मंगवा लिया। क्यों? पहले कीमत ज्यादा थी तो लोग जो है कम खरीद रहे थे, खरीद तो रहे थे लेकिन कम। लेकिन जैसे ही कीमत घटी तो इसकी जो मांग थी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? ये चीज तो कीमत और मांग दोनों एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। अच्छा अब देखो, अब मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। ये मांग का जो नियम है ना, इसकी कुछ मान्यताएं, ये नियम तभी काम करेगा जब ये मान्यता होंगी, वरना ये फेल हो जाएगा नियम। तो हम यहां पढ़ेंगे मांग के नियम की मान्यता। आप हेडिंग लगा लो इसके नीचे, ठीक है, यहां लिखा लो, मांग के नियम की मान्यताएं। यानी ये नियम चलाने के लिए आपके पास कुछ मान्यता होनी चाहिए। अगर यह मान्यता आपके पास नहीं है तो ये नियम क्या हो जाएगा, मांग का फेल हो जाएगा। ये नियम जो है वो फेल हो जाएगा। इस नियम को फेल करके दिखाएं आपको, दिखाओ गुरुजी। चलिए, मांग के नियम में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट याद रखना है वो रखना है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत न बदले। स्थानापन्न, वस्तुओं की, ये समझाऊंगा क्या होता है, समझो एक बार। वस्तुओं की कीमत न बदले, अगर ऐसा हुआ तो ये नियम जो है वो काम करेगा, वरना ये नियम फेल हो जाएगा। कैसे? स्थानापन्न के अंदर आप जो है वो उदाहरण के तौर पे ले लो, जैसे चाय और कॉफी। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, एक उदाहरण के लिए चाय लिया और यहां पर हमने दूसरी तरफ लिख दिया कॉफी। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अभी मांग का नियम में हमने क्या पढ़ा है, अगर कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी तो मांग में क्या होगी, कमी होगी। यही बात पढ़ी, ठीक है। अगर कीमत में कमी हुई तो मांग में वृद्धि होगी। लेकिन ये नियम फेल पता कब हो जाएगा, सुनो। मान के चलो चाय जो है इसकी कीमत में कमी आई, चाय की कीमत में क्या हुई, कमी हुई, तो चाय की मांग बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। लेकिन सुनो ध्यान से,
अगर सोच के चलो मेरे भाई, इसी के पास यहां पर कॉफी है, कॉफी की जो कीमत है वो इससे भी कम होगी, इससे भी कम हुई, तो बताओ यहां पर चाय की कीमत बढ़ेगी या कॉफी की? तो यहां पर जो मांग बढ़ेगी वो कॉफी की बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी की जो कीमत है वो चाय से भी कम हो गई है, तो मांग यहां पर किसकी बढ़ेगी? कॉफी की। और ऐसे में यहां पर ये आपका मांग का नियम फेल हो जाएगा। इसलिए स्थानापन्न की वस्तुओं की कीमत जो है वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर ये बदलती है तो यहां ये मांग का नियम फेल हो जाएगा आपका। जो अभी पढ़ रहे थे ना, कीमत बढ़ी तो मांग में कमी होगी, कीमत घटी तो मांग में वृद्धि होगी। सुनो एक बार ध्यान से फिर, यहां मांग का नियम की मान्यताएं क्या क्या है, ये चीजें होंगी तो ही मांग का नियम काम करेगा। आपको 4 से 5 चीजें लिखूंगा, समझना इस चीज को। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत न बदले, बदलनी नहीं चाहिए, अगर बदलेगी तो ये नियम फेल हो जाएगा। जैसे अभी हमने फेल किया नियम को, चाय की जो कीमत है उसमें क्या हुई? कमी। लेकिन कॉफी की जो कीमत है वो इससे भी कम होगी, चाय से भी बहुत कम होगी। जैसे ये 10 रुपए की मिल रही है और ये 2 रुपए की मिल रही है, उतनी मात्रा, तो अधिकतर लोग जो है वो कॉफी खरीदेंगे, यानी कॉफी की मांग जो बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कीमत कम हुई है तो यहां मांग बढ़ जाएगी, नहीं। उधर देखो आप कंपैरिजन में, कॉफी भी चाय जैसा ही है पदार्थ, तो इसकी कीमत जो है, क्या गुरुजी फिर चाय छोड़ थोड़ी देंगे? यार ऐसे नहीं कह रहा मैं आपको, अपने पूरा ऑल ओवर की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि चाय लवर है वो तो चाय पियेंगे, लेकिन यहां कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाएगी, ये आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है ना? ओके, ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। तो पहली बात आपको याद रखना है, मांग के नियम की मान्यताओं में स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत न बदले। ठीक है, दूसरी बात आपको याद ये रखनी है, उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर हो। उपभोक्ता कौन होता है? खरीदने वाला। उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर हो, तो भी मांग का नियम काम कर जाएगा। लेकिन ये फेल कौन कब हो जाएगा? सुनो ध्यान से। जैसे उपभोक्ता है, मैं आपको साथ साथ चीजें बता रहा हूं कि ये फेल कैसे हो जाएगी चीज। यानी मान के चलना, उपभोक्ता होता है खरीदने वाला, खरीदने वाला। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, कोई वस्तु है, इस वस्तु की कीमत जो है पहले तो थी 5 रुपए, ठीक है, और अब इसकी कीमत जो है वो कितनी हो गई? वो हो गई 10 रुपए। अब उपभोक्ता की जो आय है, इनकम है ना, खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो आय है, अगर वो स्थिर रहेगी, तो अब जैसे यहां पर कीमत बढ़ी है, कीमत क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो इसकी मांग में कमी होगी। ये बात समझ में आई ना आपको? मैंने वहां बताया कि अगर कोई चीज की कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या होगी? मांग में कमी होगी। ये बात आपको पता है? तो यहां पर इस वस्तु की कीमत पहले इतनी थी, अब इतनी होगी, तो इसकी मांग में क्या होनी चाहिए? मांग में जो है, मांग में कमी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। अब ये तो होगी नियम की बात। अब ये नियम फेल कब हो जाएगा? ये जो नियम है ये फेल कब होगा? नियम जो है फेल कब होगा? जब मान के चलो ये खरीदने वाला यानी उपभोक्ता है, उपभोक्ता की आय दुगनी हो जाए, उपभोक्ता की जो आय है वो दुगुनी हो जाए, तो ये नियम फेल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्यों? पहले मान के चलो इस व्यक्ति को 20,000 रुपए महीने के मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 40,000 रुपए मिल रहे हैं। तो अगर आय दुगनी हुई तो यह 10 रुपए की भी खरीद लेगा, खरीद लेगा ना, तो मांग में यहां कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये नियम फेल कब हो जाएगा? ये नियम फेल तब हो जाता है जब इनकम, आय जो है वो बढ़ जाए, आय दुगनी हो जाए। इसलिए बताया गया कि उपभोक्ता की आय स्थिर होगी तो ही मांग का नियम काम करेगा। मांग का नियम विफल कब हो जाएगा? जब उपभोक्ता की आय दुगनी हो जाएगी। समझ में आ गई ना मेरे भाई? एक बार और देख लो। उपभोक्ता होता है खरीदने वाला, वस्तु की कीमत पहले इतनी थी बाद में इतनी हुई,
अब कीमत बढ़ी है तो मांग में क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। आप अपने ऊपर लेके देखो, अपने ऊपर लेकर सीखो ये चीजें, मांग में क्या हो जाएगी? कमी। लेकिन सोच के देखो, इस नियम को फेल करना है तो या उपभोक्ता की आय दुगनी कर दो। पहले 20,000 थी, अब 40 कमा रहा है, तो 40,000 वो कमा रहा है, तो 10 रुपए की चीज खरीदने में वो नहीं सोचेगा मेरे भाई, क्योंकि उसकी इनकम भी तो दुगनी हुई है ना। पहले अपने जो है वो सोच के देखो, ये चीनी जो है पहले कितने की लाया करते थे? 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। आज 45 रुपए किलो है तो भी ला रहे हैं। तो उस समय हमारी इनकम भी कम थी। पहले दिहाड़ी जो है वो बेचारे 150 रुपए, 100 रुपए इतनी मिला करती थी। आज ये भी 500, 600, 700, 800 करीब पहुंच रखी है। तो वो बात है, अब आय दुगनी होती है, तिगनी होती है, तो इन चीजों को खरीदने में मांग का नियम वहां फेल हो जाता है। तो वो चीज है। 3 नंबर, 2 नंबर बात, उपभोक्ता की आय स्थिर हो, ये बात हमने पढ़ी। फिर मेरे भाई 3 नंबर पॉइंट आपको यहां पर याद कर लेना है। 3 नंबर जो पॉइंट है वो आपको याद करना है, पूरक वस्तुओं की कीमत न बदले। एक दूसरे के जो पूरक वस्तुएं होती है ना, पूरक वस्तुओं की कीमत भी नहीं बदलनी चाहिए, तो भी ये नियम फेल हो जाता है। वस्तुओं की कीमत न बदले, पूरक वस्तुओं की कीमत न बदले। सर, पूरक वस्तु कौन सी होती है? पूरक वस्तु आप जैसे उदाहरण के लिए पढ़ सकते हो पेन और स्याही को। अब पेन के अंदर क्या डलती है? स्याही। या और बताऊं उदाहरण के लिए, कार और पेट्रोल को भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। या तेल भी लिख सकते हो सीधा, मतलब कोई कार ऐसी भी होती है जो डीजल से चलती है। लेकिन अपने को समझना है एक बार। अब देखो, अब यहां पर अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि अगर यहां पूरक वस्तुएं जो है, एक दूसरे के पूरक जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमत बदलनी नहीं चाहिए। अगर वो कीमत बदली तो वो नियम फेल हो जाएगा। जैसे आपको मैंने ये बताया, अगर कोई चीज की कीमत घटी तो मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये पढ़ा है अभी? हाँ सर, ये फेल करो नियम को, करो गुरु जी। मान के चलो यहां पर स्याही महंगी हो गई और जो पेन की कीमत है वो क्या हो गई? सस्ती होगी। तो लोग पेन खरीदने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि पेन के अंदर जो स्याही डलेगी वो क्या आती है? महंगी आती है। तो यहां पर देखो, अब कीमत जो है पेन की वो क्या है? घटी हुई है। कीमत घटी है तो मांग में वृद्धि होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डलने वाली स्याही जो वो क्या है? महंगी है। अभी उदाहरण कार का लेते हैं। मान लो कारों की कीमत जो वो सस्ती हो जाती है, कारें क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं। लेकिन पेट्रोल जो है वो क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। पेट्रोल क्या हो जाता है? महंगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार के अंदर पानी थोड़ी डलेगा। डलेगा क्या? पेट्रोल। पेट्रोल डलेगा तो यहां पर अभी मैंने कहा कि कीमत घटी तो मांग में क्या होनी चाहिए? वृद्धि। लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पूरक वस्तुएं होती हैं उसकी कीमत बदलनी नहीं चाहिए। अगर बदल गई तो मांग का नियम फेल हो जाएगा। देखो यहां पर पेट्रोल जैसे ही महंगा हुआ है ना, तो जैसे मान के चलो पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर है, तो भाई साहब कौन खरीदेगा कारों को? फिर कुछ गिने चुने लोग खरीदेंगे, है या नहीं है? तो यहां पर ये नियम जो है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, कीमत घटी और मांग वृद्धि वाला। क्योंकि यहाँ कीमत तो कम है लेकिन पेट्रोल तो देखो कितना महंगा है। तो वो चीज है मेरे भाई। ठीक है, अभी देखो आप, लोग जो वो इलेक्ट्रॉनिक की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखो हर घर में, लगभग घर में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिल जाएगी। अब लाने को तो वो मोटरसाइकिल हालांकि उस रेट में आ जाएगा, लेकिन पेट्रोल महंगा हो रहा है। तब वो चीजें आपको ये देखने को मिल रही है। अब आप ये सोच रहे हो कि वो समाज सेवी है, वो पोल्यूशन नहीं करना चाहते तब ई व्हीकल खरीद के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पेट्रोल की तुलना में सस्ती पड़ती है तब करके वो ले आते हैं। समझ में आ गया ना मेरे भाई? 3 नंबर बात आपको याद रखनी है, ये पूरक वस्तुओं वाली रह जाएगी ध्यान में। हाँ गुरु जी, 4 नंबर इसके नीचे यहीं लिख लो पॉइंट, यहां लिख देता हूं 4 नंबर। ये मांग का नियम फेल करने के मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। उपभोक्ता की पसंद, आदत और रुचि में कोई बदलाव न हो। जो उपभोक्ता यानी खरीदने वाला, उपभोक्ता की आदत, रुचि व पसंद में कोई बदलाव न हो।
कोई बदलाव न हो। तो उपभोक्ता कौन होता है मेरे भाई? खरीदने वाला। खरीदने वाले की जो आदत है वो सेम रहे, उसकी रुचि है वो सेम रहे, पसंद जो है वो भी सेम रहे, तो हम कह सकते हैं मांग का नियम काम करेगा। अगर वो चीजें सेम नहीं रही तो मांग का नियम फेल हो जाएगा। जैसे मान के चलो, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कीपैड फोन। अब कीपैड फोन जो है वो आपको मिल रहा है 1,000 रुपए का, मान के चलो, ठीक है। अब इसकी कीमत कम होगी, की 1,000 का तो नहीं, मान लो 2,000 का मिल रहा है, लेकिन इसकी कीमत कम होगी। कितनी होगी कीपैड फोन की? 500 रुपए होगी। और एक यहां पर मैं लिख रहा हूं स्मार्टफोन, इसकी कीमत 20,000 रुपए है, ठीक है। फिर भी आप ये देखोगे अधिकतर जो लोग खरीद रहे हैं वो कौन सा फोन खरीद रहे हैं? अधिकतर जो लोग खरीद रहे हैं वो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों की जो आदत है, लोगों की जो आदत है, लोगों की जो रुचि है, लोगों की जो पसंद है वो बदल गई। और यहां लिखा मांग का नियम जब काम करेगा जब बदले ना, लेकिन यहां बदल गई। अब पहले लोग कीपैड फोन चलाया करते थे, जी सर चलाया करते थे, तो कीपैड फोन जो है आज इनकी कीमत गिर के इतनी हो गई है। अब देखो कीमत में कमी हुई, कीमत घटी, तो मांग में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लोगों की समय के साथ आदत, रुचि और पसंद बदल गई है। अब लोग चाहे किस्त भर के पसंद करेंगे लाना, लेकिन लाएंगे कौन सा फोन? स्मार्टफोन। आप 90% प्लस लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास कौन सा फोन देखोगे? स्मार्ट यानी स्क्रीन टच वाला फोन, इंटरनेट चलता हो, वो चीज देखते हो। देखते हो या नहीं देखते हो? जी सर। तो ये बात आपको याद रख लेनी है यहाँ स्मार्टफोन की। ये उदाहरण बहुत अच्छा है। यहाँ लोगों की आदत बदली है, रुचि बदली है। पहले लोग इतना शौकीन नहीं होते थे, गाने तो पहले भी सुना करते थे लोग, लेकिन आजकल जो है रीलें चल गई ज्यादा, तो रीले में तो वो आदत बढ़ गई है। लोग चाहते हैं टाइम पास के लिए जरूरी है ये चीजें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ऐसी चीजों में मांग का नियम फेल हो जाता है। जब लोगों की ये चीजें बदल जाती है, रुचि है, आदत है, लोगों की पसंद है, जब वो बदल जाती है तो ये फेल हो जाएगा नियम, ठीक है। ठीक है, अब आगे 5 नंबर और लास्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की कोई उम्मीद ना हो, में कीमत बढ़ने या घटने की कोई उम्मीद न हो, तो मांग का नियम काम करेगा। वरना मांग का नियम क्या हो जाएगा मेरे भाई? फेल हो जाएगा। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए अपने गोल्ड की बात कर लेते हैं, सोना की। गोल्ड यानी सोना। मान के चलो सोना का प्राइस जो है 1 तोले का कितना है? 1,00,000 रुपए है। ये आज है, ठीक है। और हमें ये पता लगता है कि भाई साहब 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, यानी भविष्य की बात कर रहा हूं, ये सोना जो है वो 2,00,000 रुपए का हो जाएगा। और ये पक्की उम्मीद है कि आगे कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। तो लोग जो है वो खरीदेंगे आज में ही। ज्यादातर लोग वो सोना जो है कम खरीदेंगे, आज में खरीदेंगे। फिर यहां पर ये जो मांग का नियम है, मांग का जो नियम है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। कैसे? अब देखो, हमने कहा कि कीमत बढ़ी या कीमत में कम, कीमत बढ़ी, वृद्धि कर लेते हैं। कीमत बढ़ी तो मांग में क्या होगी? मांग में जो है वो कमी होगी। मांग में क्या होगी? कमी। अब यहां तो कीमत बढ़ी है तो मांग में क्या होनी चाहिए? कमी। लेकिन अगर ये पता लगे कि भविष्य में सोना 2,00,000 होने वाला है, तो फिर लोग आज ही खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? तो यहां मांग का नियम काम करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कहा कीमत में वृद्धि हुई तो मांग में कमी होगी, लेकिन यहां तो मांग क्या हो रही है? यहां पर जो मांग है वो ज्यादा हो रही है। यहां पर जो मांग है वो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है।
क्यों हो रही है? क्योंकि भविष्य में सोना जो है वो महंगा हो जाएगा। यहां पर भी मांग का नियम फेल हो जाता है, यहां पर भी मांग का नियम जो है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है मेरे भाई। इतना प्यारे तरीके से हमने ये बातें समझ ली ना? इतना सिंपल है पढ़ना इकोनॉमिक्स। अब एक चीज और पढ़ेंगे, फिर बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्या गुरुजी? एक चीज पढ़ेंगे, मांग वक्र को। मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ये बात याद रखना। जैसे उदाहरण के लिए हम बनाते हैं यहां मांग वक्र, तो समझना आप ध्यान से इस बात को आप ध्यान से समझना। देखो, यहां पर हम लिख लेते हैं x, इधर लिख लेते हैं y, तो यहां पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, ओके सर। इधर अब मांग और कीमत दो ही नाम है, यहां मांग वक्र को पढ़ने के लिए इधर लिख देते हैं कोई वस्तु है उसकी कीमत, और इधर लिख देते हैं कोई वस्तु है उसकी मांग। ये नीचे वाली जो लाइन है वो मांग है, और ये वाली जो है वो कीमत वाली लाइन है। और यहां पर हम नाम दे देते हैं, जैसे यहां पर है ये कीमत है ना, तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। ठीक है, ये कीमत होगी पैसों की। यहां पर मान लो कोई वस्तु है ए, बी और सी। अब सुनिएगा आप बात ध्यान से। अगर कोई वस्तु की कीमत ज्यादा है, सुनना, ये हमने समझाया था आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर कोई वस्तु की कीमत ज्यादा है तो मांग क्या होगी? ज्यादा या कम? मांग कम होगी। तो मांग यहां पर कम कहां है? ए पे। ए पे जो है वो मांग कम होगी। ये लो, ए वस्तु की जो मांग है वो कम है। अगर मान के चलो थोड़ी कीमत और कम है, तो उसकी मांग यहां पर आपको इतनी देखने को मिलेगी। अगर मान के चलो कीमत 1 रुपया है, तो इसकी मांग सबसे ज्यादा होगी। इसकी मांग जो है वो सी वस्तु की जो मांग है वो सबसे ज्यादा होगी यहां पर। तो जो जितनी महंगी होती है उसकी मांग उतनी ही कम होती है। देखो ये मांग कितना कम है, और 2 रुपए की होगी तो वो मध्यम वर्ग में मांग आ जाएगी उसकी, और जो बिल्कुल सस्ती होगी उसकी मांग जो है वो ज्यादा होगी। तो इसलिए ये जो इसका वक्र काम करता है, मांग का वक्र, वो ऐसे काम करता है। मांग वक्र ऐसे काम करता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे जैसे कीमत नीचे गिरेगी, मांग की मात्रा आगे बढ़ेगी। यहां पर क्या लिखोगे आप? यहां पर आप ये लिखोगे, जैसे जैसे कीमत नीचे गिरेगी, जैसे जैसे कीमत गिरेगी, वैसे वैसे मांग बढ़ेगी। वस्तु है कोई, उसकी मांग में वृद्धि होगी। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, 1 रुपए की होती मांग, देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई, और ऊपर देखो कीमत ज्यादा थी तो मांग भी कम देखने को मिली आपको। तो ये वस्तु की यहां पर मांग क्या है? कम हुई। समझ में आ गई? ठीक है, इस वक्र की जो ढलान है वो कैसे रहती है? परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इसकी ढलान, ये देखो ये बायां है और ये दायां है, तो बाएं से दाईं ओर, इसकी ये याद कर लेना ढलान। वक्र की जो ढलान है वो बाएं से दाएं ओर होती है, बाएं से। अभी ये प्रश्न यहां बढ़ेंगे, ये याद कर लेना, दाईं ओर रहती है, बाएं से दाईं ओर रहती है। और ये जो ढलान है वो ऋणात्मक चीजों को दर्शाती है, इसे ऋणात्मक ढाल भी कहते हैं। इसे ऋणात्मक ढाल, इसका मतलब होता है नेगेटिव स्लोप। क्या कहते हैं इसे? नेगेटिव स्लोप।
तो इसे ऋणात्मक ढाल भी कहते हैं। ऋणात्मक ढाल कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, पॉजिटिव नहीं कहते इसको, इसे ऋणात्मक ढाल भी कहते हैं। तो ये आपको मांग वक्र याद रखना है। सिंपल सी बात है, जैसे कीमत गिरेगी वैसे मांग में क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को। जैसे कीमत गिरी तो मांग में क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, है ना। अगर यहां पर कोई 3 रुपए की वस्तु है तो उसकी मांग में कमी है, 2 रुपए की हुई तो मांग बढ़ेगी, 1 रुपए की होगी फुल मांग बढ़ जाएगी। जैसे जैसे कीमत गिर रही है मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ सी वस्तु की कीमत आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। इसकी ढलान जो है वो बाएं से दाईं हो रहती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ऋणात्मक ढाली हमेशा इसके अंदर देखने को मिलेगी, हमेशा हमेशा जो मांग वक्र में ऋणात्मक ढाली देखने को मिलेगी, इसलिए इसे ऋणात्मक ढाल भी कहते हैं। ये थी मेरे भाई आज की पहली क्लास। ये अपना टॉपिक पूरा नहीं हुआ है मांग वक्र की, अभी हमने जो बात की है मांग वक्र तक, धीरे धीरे इसको अपने कंप्लीट करेंगे। ये क्लास मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। कई साथी कह रहे थे सर आप ऐप में पढ़ाओगे तो उसकी डेमो वगैरह कैसे, हमें पता कैसे लगे। तो ये मैं जो है क्लास यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, शुरू की 2 क्लासें। और आप एप्लीकेशन के अंदर भी कई एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो एप्लीकेशन में भी ये क्लास फ्री देख सकते हो आप, ठीक है। ये अनलॉक कर दूंगा मैं पहली 2 क्लासें, क्योंकि होता ही है इतना, आप मतलब कोर्स आप खरीदो किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो उसका समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़ो जिसका आपको बेहतर समझ में आ रहा है, लेकिन ये है कि हम यहाँ पर आपको जो पढ़ाएंगे 90% ये उम्मीद है हमारी आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे, चाहे कितना मर्जी कैसा मर्जी लेवल का पेपर आए आपका। क्योंकि एक चीज आप नोट कर रहे हो, इतना पढ़ लिया हमने, एक एक पॉइंट को समझा है। यहाँ पर शुरू से चले हैं असीमित इच्छाएं। अब आपको पता है असीमित इच्छाएं क्या है, सीमित पैसा है ये क्या है, ये भी पता है, तो भी हमने समझाया ताकि चीजें रिकॉल हो जाए। इच्छा क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है, और फिर हमने मांग को जो शुरू किया। फिर मांग को शुरू किया तो मांग को जरूरी ये 3 तत्व होते हैं, है ना। फिर उसके अलावा हमने पढ़ाया कि इस व्यक्ति ने ये परिभाषा दी कि ये चीज आपको पता होगी तो ही आप मांग की जो है वो व्याख्या अच्छे से कर पाओगे। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम पढ़ाया आपको। फिर ये नियम कब कब फेल हो जाएगा, तो एक तरह से हम आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं यहाँ। और जब हम कोई चीज के कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना, तो आप ये मान के चलना कि वह नहीं रह जाती। तो एक सीट 18 से 20 प्रश्नों का वेटेज रहता है इकोनॉमिक्स का, और इसमें लगभग लगभग पर्सन मेरी उम्मीद है आप थोड़ा सा स्मार्टनेस और दिखा जाओगे इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि आप पढ़कर इसके टेस्ट बढ़िया से लगाओगे तो वो दिन दूर नहीं, आप इकोनॉमिक्स के अंदर 18 में से 16 17 ऐसे क्वेश्चन जो है वो सही करने लग जाओगे। पक्की ये बात हमारा आपसे वादा है। और इस ऐप को मतलब कई यूट्यूब पर देखेंगे तो उनको नहीं पता कि ये कहाँ मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक वॉरियर जो बैच है, ये 2nd ग्रेड द्वितीय पेपर में आपके जो इकोनॉमिक्स है वो सिलेबस है, ये टॉपिक हटा दिए गए, वो भी हमने लिखे हैं। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन के अंदर जो है ये कोर्स पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी के लिए आप सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। और डेली अपनी एक क्लास आया करेगी। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। बढ़िया जी लगा के पढ़ना, मेहनत करना। इस भर्ती में एक सीट पक्की करनी है। हम और आप मिलके दोनों अच्छे से काम करेंगे इस पे और बहुत शानदार धूम मचाएंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।